दोस्तों, हम अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं किसी ना किसी पर्पज से लेटर लिखते हैं। आजकल लेटर नहीं लिखते तो हम ईमेल्स वगैरह लिखते हैं। तो हम किस तरीके से उसको लेटर को लिखें कि जिससे हम जितने ज़्यादा लोगों को भेज रहे हैं, या हम किसी जैसे जॉब के पर्पज से भेज रहे हैं, या हम किसी चीज़ को बेचने के पर्पज से भेज रहे हैं, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ रेस्पॉन्स ले सकें। या हम किसी बिजनेस डील के लिए भेज रहे हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव रेस्पॉन्स ले सकें। तो हम इसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश कुमार, आपका पॉजिटिव वाइब्रेशंस विद मुकेश कुमार में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो आइए हम इस डेल कार्नेगी ने एक ऐसी लेटर के बारे में बात की है, एक ऐसी महिला के बारे में बात की है कि जिसने 11 बैंकों को लेटर लिखे। उनमें से 12 बैंकों को उन्होंने लेटर लिखे इंटरव्यू के लिए, जिनमें से 11 बैंकों ने उनके पास इंटरव्यू के कॉल भेजे। तो देखिए उस महिला ने लिखा क्या। अब हम सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं। तो उन्होंने जो है डेल कार्नेगी ने उस महिला की परमिशन लेकर के इस लेटर को छापा था, जो उस महिला ने उस लेटर में लिखा। तो एक न्यूयॉर्क में की एक बैंक में काम करने वाली महिला थी, बारबरा एंडरसन, जो अपने बच्चे के स्वास्थ्य के कारण किसी दूसरे सिटी मतलब फीनिक्स एरिजोना में रहना चाहती थी, और उन्होंने उनके कोर्स में भाग लिया हुआ था। उन्होंने जो जो महिला थी बारबरा, उन्होंने उनके कोर्स में भाग लिया हुआ था, वो पार्टिसिपेट किया था। तो उससे सीख करके जो उन्होंने जिस तरीके से लेटर लिखा, वो उन्होंने लिखा कि डियर सर, आपकी तेजी से बढ़ रही बैंक के लिए मेरा 10 वर्ष का अनुभव काफ़ी काम का हो सकता है। न्यूयॉर्क की बैंकर्स ट्रस्ट कंपनी में ब्रांच मैनेजर के वर्तमान पद तक आते आते मैं कई पदों पर काम कर चुकी हूँ। मैं बैंकिंग के सभी पहलुओं के काम जैसे क्रेडिट, लोन, टेलर, प्रशासन इत्यादि आज अच्छी तरीके से सीख चुकी हूँ। मैं मई में फीनिक्स में रहने के लिए आ रही हूँ, और मुझे विश्वास है कि मैं आपके बैंक के विकास और लाभ में अपना योगदान दे सकती हूँ। मैं 3 अप्रैल वाले सप्ताह में फीनिक्स में रहूँगी, और मैं आपको यह दिखाना चाहूँगी कि मैं किस तरह आपकी बैंक के लक्ष्यों को हासिल करने में मदद कर सकती हूँ। आपकी बारबरा एल एंडरसन। देखिए, अब हम इस लेटर का एक एक लाइन का एनालिसिस करते हैं। उन्होंने लिखा आपकी तेजी से बढ़ रही बैंक। तो उन्होंने क्या किया, बैंक को बड़ा होने का एहसास कराया कि भाई आपका जो बैंक है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आप उन्होंने उनको एक बहुत उस बैंक को प्राइड फील कराया। मेरा 10 वर्ष का अनुभव काफ़ी काम का हो सकता है। उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे 10 ईयर एक्सपीरियंस है तो मैं इसलिए अप्लाई करूं। उन्होंने ये कहा कि जो मैंने 10 वर्षों में सीखा है वो आपकी बैंक के काम आ सकता है, और आपकी बैंक इससे बहुत फ़ायदा उठा सकती है। आपकी बैंक इससे बहुत ज़्यादा बिजनेस बना सकती है। उन्होंने अपने बारे में नहीं बताया कि उन्होंने खुद की क्या है, उन्होंने ये बताया कि आपकी बैंक मेरे अनुभव से कितना लाभ उठा सकती है। तो देखिए उन्होंने जो है, तो डेल कार्नेगी लिखते हैं कि मिसेस एंडरसन को 11 बैंक, उन्होंने 12 बैंकों में अप्लाई किया था, 11 बैंकों से उन्हें इंटरव्यू का लेटर आया। अब उनके पास विकल्प था कि अब वो किस बैंक को चुनना चाहेंगे। नॉर्मली हम देखते हैं कि हमारे पास विकल्प नहीं होता, कंपनी के पास विकल्प होता है कि हम उनको रखें या नहीं रखें। लेकिन उन्होंने क्या किया, अपने पास विकल्प रखा कि अब मुझे किस बैंक के साथ काम करना है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। देखिए हम इस लेटर से एक चीज़ सीख सकते हैं, इसको डिफरेंट डिफरेंट एरिया में भी हम अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग जॉब करते होंगे। ओके, वो अपने डिफरेंट डिफरेंट एरिया अपने जो है ग्राहकों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या वो कहीं दूसरी जॉब ढूंढ रहे हो वो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो हम ऐसे लेटर को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके अपने अकॉर्डिंगली हम यूज कर सकते हैं। तो वो कैसे ऐसा क्यों हुआ, वो डेल कार्नेगी अपनी एनालिसिस में लिखते हैं, क्योंकि मिसेस एंडरसन ने यह नहीं बताया था कि वे क्या चाहती थी। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि हम लिखते हैं कि हम ये नौकरी चाहते हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि वो क्या चाहती हैं। उन्होंने अपने पत्र में ये लिखा कि वे उनकी किस तरीके से मदद कर सकती थी, और उन्होंने अपना पूरा ध्यान उनकी इच्छाओं पर केंद्रित किया, अपनी इच्छा पर केंद्रित नहीं किया। उन्होंने ये नहीं बताया कि भाई मैं मई के, नॉर्मली हम लोग होते तो
हम क्या लिखते कि भाई मैं यहाँ पर परमानेंट रहने आ रहा हूँ, मुझे एक इसके लिए मुझे एक जॉब की ज़रूरत है, आपकी मुझे उम्मीद है कि आपकी बैंक में मेरे लिए कुछ जॉब वगैरह इस तरीके से आप देने में आप मेरी मदद करेंगे। लेकिन उन्होंने इसका उल्टा किया, उन्होंने कहा कि आप मेरा लाभ कैसे उठा सकते हैं, आपकी बैंक कैसे बढ़ सकती है। तो हम इस तरीके से कुछ मेल्स वगैरह को हम मॉडिफाई करके हम इस तरीके से लिखें कि भाई जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम जा रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशन हमसे क्या फ़ायदा उठा सकता है। तो शायद मैं समझता हूँ कि हर कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो फ़ायदा उठाना चाहेगा, ओके, और वो हर कोई ऑर्गेनाइजेशन चाहेगा कम से कम इनसे मिलके बात तो की जाए। और जब भी हमें किसी से सामने वाले से आमने सामने बैठ करके बात करने का मौका मिलता है तो हमारी वहाँ पर संभावनाएं और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। एक बार आउटराइटली रिजेक्ट हो गए देखते ही तो संभावना नहीं, लेकिन कम से कम एक बार हम हमारे को उनके साथ बैठने का मौका मिल गया तो हमारी संभावनाएं थोड़ी बढ़ जाती हैं। तो डेल कार्नेगी इसके बारे में लिखते हैं कि आजकल आप देखेंगे जो बहुत सारे सेल्समैन हैं, आप देखेंगे हमारे पास बहुत सारी सेल्स कॉल वगैरह आती हैं। हजारों सेल्समैन आज फुटपाथ पर निराश, हताशा और थके हुए घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि वे हमेशा यही सोचते रहते हैं उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है। वे कभी यह सोचते ही नहीं है कि आप या मैं कोई चीज़ खरीदना नहीं चाहते हैं। जैसे मैंने आपको अभी एक पिछले वीडियो में बताया था कि कई सारी कॉल आती रहती हैं सुबह से लेकर शाम तक, अभी भी कई कॉल आती हैं। वैसे तो देखिए नंबर मेरा डीएनडी पर है, उसके बावजूद भी मेरे पास कई ऐसी कॉल आती हैं। वो ये नहीं जानते कि हम क्या चाहते हैं। कोई कहते हैं जी हमारे पास क्रेडिट कार्ड है बेचने के लिए, हमारे पास लोन है बेचने के लिए। अरे भाई लोन कोई क्यों खरीदेगा जिसको पैसे की जरूरत होगी। वो ये नहीं पूछते कि हमको क्या चाहिए, वो सीधे अपनी चीजों को पुश करना चालू कर देते हैं। ओके, इससे क्या है कि हम उनको रिजेक्ट कर देते हैं और उनको बिजनेस नहीं मिल पाता। इसके अपोजिट यदि हम डेल कार्नेगी लिखते हैं कि इसके अपोजिट अगर सेल्समैन हमें यह बता सकें कि उनकी सेवाओं या माल से हमारी समस्याएं किस तरह सुलझ सकती हैं तो उन्हें अपना सामान बेचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हम अपने आप उनका सामान खरीदेंगे और ग्राहकों को यह नहीं लगना चाहिए कि उन्हें सामान बेचा जा रहा है, बल्कि उन्हें यह लगना चाहिए कि वे सामान खरीद रहे हैं। देखिए एक तो चीज़ होती है कि हमको कोई बेच के जाता है तो हम एक बार तो खरीद लेते हैं लेकिन दोबारा उस चीज़ को नहीं खरीदते, औरों को भी सलाह देते हैं कि इसको मत खरीदना। एक ये होती है, आपने कुछ देखे होंगे सेल्समैन ऐसे होते हैं कि वो आपके अंदर ऐसी एक उमंग पैदा कर देते हैं कि आपको खुद ब खुद जो है उसको खरीदने का मन करता है। तो आप देखेंगे इस तरीके से, चूंकि मैं सेल्स में मार्केटिंग लाइन में भी रहा हूँ तो मैंने एक चीज़ सीखी थी, एक होती है पुश मार्केटिंग, एक होती है पुल मार्केटिंग। पुश मार्केटिंग में हमेशा आपको कस्टमर को ढूंढना पड़ेगा क्योंकि आप उस कस्टमर के पास पुश करके चीज़ें, मतलब चाहे वो उसको खरीदना चाहता है या नहीं खरीदना चाहता है, लेकिन उसको आप पुश कर रहे हैं खरीदने के लिए, तो बेचारा पुश करने के बाद खरीद ही लेता है, कहता है जान छूटे मेरी। एक होती है पुल मार्केटिंग। पुल मार्केटिंग में क्या होगा कि आपने उस व्यक्ति को इतने फायदे उसके बताए, उस व्यक्ति को ये लगने लगा कि यदि मैं इस चीज़ को नहीं खरीदूंगा तो मेरी ज़िंदगी अधूरी है। वो क्या है, जब कोई व्यक्ति इस तरीके से उसको खरीदता है तो उसके साथ क्या होती हैं, उसकी भावनाएं जुड़ जाती हैं, और जब उसकी भावनाएं जुड़ जाती हैं तो वो उस कंपनी का क्या होता है, परमानेंट कस्टमर बन जाता है। तो आज की डेट में देखेंगे आप जो बहुत सारी कंपनीज है, लगभग 99% कंपनी जो क्या होती हैं वो पुश मार्केटिंग करती हैं, पुल मार्केटिंग नहीं करती। लेकिन जो कंपनी पुल मार्केटिंग करती है उसको कभी बार बार कस्टमर ढूंढने की जरूरत नहीं होती, उसका ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कुछ सालों के अंदर इतना बड़ा कस्टमर बेस बन जाता है, वही कस्टमर बेस उसके लिए और नए कस्टमर्स लेके आता है। तो आप देखेंगे कि जो इस एरिया में जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज होती हैं, जो नेटवर्क के थ्रू अपना सामान सेल करती है, वो पुल मार्केटिंग का टेक्नोलॉजी को यूज करती हैं, ना कि वो पुश मार्केटिंग की टेक्नोलॉजी को यूज करती हैं। तो मतलब क्या है कि हमें कभी भी देखिए, हम मान लीजिए हम में से कुछ ना कुछ हर बार कोई ना कोई चीज़ बेच रहा होता है। यदि हम कहीं नौकरी भी कर रहे हैं तो अभी हम क्या कर रहे हैं, कुछ बेच रहे हैं, अपनी सेवाएं बेच रहे हैं, अपनी नॉलेज बेच रहे हैं। जैसे मैं टीचिंग करता हूं तो क्या करता हूं, मैं अपनी नॉलेज को बेचता हूं। यदि कोई मान लीजिए कोई साबुन तेल बेचता है तो वो क्या कर रहा है, लोगों की चीज़ें बेच रहा है।
हर कोई कुछ ना कुछ बेच रहा है। या तो कोई कहे कि मैं नौकरी करता हूं, मैं कुछ बेचता नहीं हूं, मैं ऑफिस का काम करता हूं, तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। मतलब आप देखेंगे वो व्यक्ति भी क्या कर रहा है, कुछ ना कुछ सेल कर रहा है, वो अपना स्किल सेल कर रहा है, वो उस ऑफिस के कामों में योगदान कर रहा है, तो इसलिए वो वहां भी अपना स्किल शेयर कर रहा है। जब भी हम किसी इंटरव्यू में जाते हैं तो पहले हम अपने आप को बेचते हैं, अपनी प्रेजेंटेशन को बेचते हैं, अपने स्किल को उनके सामने रखते हैं, जिससे कि सामने वाला व्यक्ति ये समझ सके कि हम उनके लिए कितने उपयोगी होते हैं। तो इसी वजह से आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग इंटरव्यू में फेल कर जाते हैं, क्योंकि वो उस चीज को ठीक से प्रेजेंट नहीं कर पाते, क्योंकि उनके दिमाग में ये होता है मैं कुछ बेचने के लिए नहीं जा रहा हूं। ये बात ठीक नहीं है। हम हर वक्त कुछ ना कुछ बेच रहे होते हैं, चाहे इस दुनिया में बड़े से बड़ा प्रोफेशन ही क्यों ना हो। इवन नेता लोग भी क्या होते हैं, हमको वायदे बेचते हैं, तभी तो हम उनको वोट देते हैं। तो वो एक तरीके से क्या हुआ, बेचना हुआ। तो आप देखें, यदि हम लोगों को इस तरीके से बता सकें, हम उनको इस तरीके से चीज़ों को प्रेजेंट कर सकें कि उनको लगे कि यदि मैंने इनकी चीज़ नहीं ली, यदि मैंने इनकी बात को भरोसा नहीं किया, तो मेरी ज़िंदगी में कुछ कम होने वाला है। जब उस व्यक्ति के सामने ये फीलिंग आती है, तो वो क्या करता है, उस चीज़ का वो परमानेंट कस्टमर बन जाता है। आई होप कि हम सब लोग इस चीज़ को जो है अप्लाई कर सकते हैं अपनी हर जगह किसी ना किसी तरीके से। तो डेल कार्नेगी क्या लिखते हैं इसके बाद, फिर भी बहुत सारे सेल्समैन जिंदगी भर ग्राहक के नजरिए से स्थिति को नहीं देख पाते। एक उदाहरण ले लें, वो इसमें एक उदाहरण ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल, क्योंकि वो हर किसी लाइन के लिए एक एग्जाम्पल जरूर देते हैं। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि मैं कई साल फॉरेस्ट हिल में रहा, जो ग्रेटर न्यूयॉर्क के केंद्र में निजी मकानों की छोटी कॉलोनी थी। एक दिन जब मैं रेलवे स्टेशन की तरफ तेजी से जा रहा था, तो मेरी मुलाकात एक रियल एस्टेट ऑपरेटर से हुई, जो इस इलाके में बरसों से प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने का काम कर रहा था। उसे फॉरेस्ट हिल्स की अच्छी जानकारी थी, इसलिए मैंने उससे जल्दी में पूछा कि मेरा स्टको घर किस चीज़ का बना है, मेटल लेथ से या हाइलो टाइल से। उसने कहा उसने नहीं मालूम, और उसने मुझे एक ऐसी बात बताई जो मैं पहले से ही जानता था, कि मैं यह जानकारी फॉरेस्ट हिल्स गार्डन एसोसिएशन से ले सकता हूँ। अगली सुबह मुझे उसका पत्र मिला। क्या उसने पत्र में मेरे द्वारा चाहिए जानकारी दी? उसे वह जानकारी टेलीफोन के माध्यम से 1 मिनट में मिल सकती थी, परंतु उसने इतना कष्ट भी नहीं किया। उसने मुझे एक बार फिर बताया कि मैं टेलीफोन करके यह जानकारी ले सकता हूं। इसके बाद उसने यह आग्रह किया कि मैं उससे अपना बीमा करवा लूं। फिर वो क्या लिखते हैं कि मेरी मदद करने में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी, वह केवल खुद की मदद करने में दिलचस्पी ले रहा था। देखिए, नॉर्मली ऐसा होता है, आप देखते होंगे कि हम लोग किसी न किसी से किसी ना किसी चीज़ के बारे में राय जरूर लेते हैं। तो लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग बता देते हैं, बहुत सारे लोग नहीं बताते हैं। देखिए, जिनकी दिलचस्पी खुद में होती है, जो खुद की चीज़ों को जो है दिलचस्पी लेते हैं, वो आपको शायद नहीं बताएंगे। और जो लोग दूसरों में दिलचस्पी लेते हैं, वो क्या करते हैं, पूरी जानकारी रखते हैं कि भाई, और जानकारी नहीं होती तो वो क्या करते हैं कि वो कहते हैं जी मैं आपको पूछ करके बताता हूँ। तो जैसे मैंने जो है इंश्योरेंस इंडस्ट्री में रहते हुए मैंने एक बात जो सीखी थी, वो ये थी कि यदि आपने देखा होगा कि बहुत सारे इंश्योरेंस एजेंट क्या करते हैं कि वो कहीं जाते हैं, उनकी पुरानी पॉलिसी को सरेंडर करा देते हैं, अपनी नई पॉलिसी बेचने के चक्करों में लगे रहते हैं। लेकिन एथिक्स क्या कहता है कि यदि उनकी पुरानी पॉलिसी में कोई प्रॉब्लम आ रही है और यदि हम उससे सॉल्व कर सकते हैं, तो डेफिनेटली हम उसको पहले उसको सॉल्व करें। तो जिससे क्या होगा, उस व्यक्ति को क्या लगेगा कि हम उसकी परेशानी को सॉल्व करने में इंटरेस्टेड है। तो ऐसी देखिए, हमारे पास बहुत सारी सिचुएशन आती हैं, चाहे हम कहीं जॉब में हो या किसी दुकान में हो या कहीं भी हो, कहीं ना कहीं हमारे पास किसी न किसी दूसरे की हमारे पास, जैसे मैं जब ऑप्टिकल इंडस्ट्री में था तब वहाँ भी इस टाइप की चीज़ें आती थी कि लोग जैसे कोई चीज़ चश्मा टूटा हुआ लेके आए, तो हम क्या कर सकते थे, बहुत सारे सेल्समैन अभी भी क्या करते हैं कि साहब ये आपका चश्मा ठीक नहीं हो सकता, अब आप एक नया चश्मा खरीद लो। लेकिन एक अच्छे एथिक्स की क्या कहानी है कि यदि उसमें कोई चीज़ ठीक हो सकती है, आप उसको पहले ठीक कर दो। यदि वो व्यक्ति लगता है कि हाँ, कि कभी कभी ऐसा वास्तव में हो सकता है कि वो ठीक नहीं हो पाता, तो उसको आप जेन्युइन रीजन से एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन लगता है कि यदि वो ठीक हो सकती है तो हम उसको ठीक करके देते थे, तो नतीजा क्या होता था, जब उसको नया चश्मा बनवाना है तब वो हमारे पास आएगा।
तो ऐसे देखिए आप डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में हो सकते हैं, कहीं भी किसी भी सिचुएशन में हो सकते हैं। हम रियल इस्टेट में हो सकते हैं, हम इंश्योरेंस में हो सकते हैं, हम किसी परचून की दुकान में हो सकते हैं, हम किसी हार्डवेयर की दुकान में हो सकते हैं, हम इवन इलेक्ट्रीशियन हो सकते हैं, हम इवन प्लम्बर हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। मतलब क्या है कि यदि उसी चीज में हम लोग ठीक हो सकता है तो हम उसको, बेटर है कि उसको हम उसी को ठीक करके एक हम क्या करते हैं, फिर उसको एक नया पॉसिबिलिटी अपने आने की क्रिएट कर देते हैं। तो दोस्तों यहां पर क्या है, हमको पहले क्या देखना है कि हम उस सामने वाले व्यक्ति को सर्विस कैसे दे सकते हैं, हम अपनी तरफ से उसका कैसा फायदा करा सकते हैं। यदि हम अपनी तरफ से उस सामने वाले व्यक्ति का फायदा कराने की सोचते हैं और जो उसको वास्तव में लगता है कि आपने कराया है, तो 99.9% चांस है कि वो दोबारा आपके पास आएगा। 100% इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि हो सकता है 0.1% उसकी कहीं कोई मजबूरी हो जाए तो वो शायद नहीं आए, लेकिन 99.99% मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि वो हमारे पास दोबारा से लौट के आएगा, बशर्ते हम इस चीज़ को समझ लें कि हमको पहले सामने वाले का फायदा कराना है, तब हमारा अपना फायदा होगा। एक चीज मैंने सुनी थी, लाभ। यदि लाभ को आप उल्टा करके लिखें तो क्या होता है, भला। तो आजकल लोग क्या करते हैं कि वो लाभ पहले सोचते हैं, भला बाद में सोचते हैं। लेकिन मैंने मुझे बहुत सारे लीडर्स ने इस चीज़ को समझाई है, मैंने इस चीज़ को अप्लाई भी किया है कि आप पहले दूसरों का भला सोचिए। तो जब हम भला सोचते हैं तो क्या होता है, हमारे को लाभ होता है। लेकिन ये एक थोड़ी लॉन्ग टर्म रिलेशन की है। तो उम्मीद करता हूँ कि हम और आप मिलकर के इस चर्चाओं के माध्यम से आगे बहुत कुछ सीख रहे होंगे, एक दूसरे का लाभ हो रहा होगा। और आप अपने कमेंट जरूर लिखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और इसी के साथ ही आज का सेशन हम यहीं करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे की कुछ और एग्जाम्पल लेंगे, क्योंकि इतने सारे एग्जाम्पल हैं। मैं ये सोचता हूँ कि यदि मैंने एक भी एग्जाम्पल यहाँ छोड़ दिया तो हम बहुत सारी उनकी जो शिक्षाएं हैं, तो देखिए हम एग्जाम्पल से सबसे ज़्यादा सीखते हैं, कहानियों से सबसे ज़्यादा सीखते हैं। तो दूसरी नई कहानी के साथ इसी चैप्टर में हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।